everyone, welcome back to our chemistry class. So today we are going to start an interesting chapter that is equilibrium. आपको कह दें कि ये बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टिव से जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेईई नीट के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी के हिसाब से। ये है आपका चैप्टर नंबर 6। तो इक्विलिब्रियम क्या है ये समझने से पहले हमें ये बात समझ लेना पड़ेगा कि इसका फ्लो ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम को हमने दो पार्ट में कन्वर्ट किया है। पहला पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम। पहला जो बात है इस चैप्टर का जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होना चाहिए, सो दैट आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ पाएंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ हो जाता है। हम क्या करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ के टॉपिक्स को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। तो चलिए आज आप शुरुआत करेंगे किस चीज का, केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर में क्या क्या कंटेंट्स है जिसे आपको पढ़ना है वो हमने यहां पर लिख के रखा। मेन हेडिंग है, इसके अंदर बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं। तो मेन बात, पहले हमें रिएक्शन के टाइप्स को समझना है, रिवर्सेबल एंड इररिवर्सेबल रिएक्शन पढ़ना है। दूसरा, इक्विलिब्रियम एंड इट्स डायनेमिक नेचर क्या है इस बात को समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, एक लॉ आप देखेंगे जो कि क्लास 12 में के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मास एक्शन, और वहां से एक कांस्टेंट निकालेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको देखना है। ली चैटलियस प्रिंसिपल, ली चैटलियस प्रिंसिपल, आप कौन सा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ऑर्गेनिक में भी जाएंगे तो ली चैटलियस प्रिंसिपल आपको परेशान करेगा, इसलिए इस चीज को यहीं पे समझ करके आपको वहां अप्लाई करना होगा। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल हम इसी चैप्टर में देखेंगे। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि हम यहां से निकालेंगे और उसका हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो ये है फ्लो ऑफ स्टडी आज के क्लास का। तो चलिए कितना दूर हो सकता है देखते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग रिवर्सेबल एंड इररिवर्सेबल रिएक्शन से, बट बिफोर दैट व्हाट इज इक्विलिब्रियम हम समझने का कोशिश करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इक्विलिब्रियम ये वर्ड जैसे ही आता है, अगर आप एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास 9th में पढ़े हैं, वैसे तो क्लास 11 में भी पढ़ना है, लेकिन अगर क्लास 9th में पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वहां ये वर्ड आप सुने होंगे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जैसे ही ये वर्ड आता है आपका दिमाग में एक पिक्चर जनरेट होता है कि सर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक इधर से फोर्स काम कर रहा है और एक जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। दिस फोर्स इज अपोजिंग दिस फोर्स। हम अगर ये फोर्स लगा रहे थे F1, हम चाह रहे थे इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, बट यहां पर कोई एक फोर्स है जो इस फोर्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो हम कहते थे दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर इधर से कोई फोर्स लग रहा था और दोनों इक्वल फोर्स हो जाता था बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था। अगर आप वेक्टर पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सब बातें। सर फिजिक्स का टीचर तो ये सब पढ़ा दिया है, तो फिजिक्स के साथ रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा। यस, वी आर इन केमिस्ट्री राइट नाउ। तो अगर ये बात आप फील करेंगे तो यहां समझना आसानी होगा। लिख रहा है, whenever we hear the word equilibrium, immediately a picture arises in our mind, an object under the influence of two opposing forces। कोई ऑब्जेक्ट दो ऑपोजिट फोर्सेस के इंफ्लुएंस में है जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है। मतलब देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं? ये इक्विलिब्रियम का मतलब था फिजिक्स में। तो क्या ये चीज केमिस्ट्री में भी पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है। कोई केमिकल रिएक्शन जो होता है उस पर भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। मतलब आप जो कराना चाह रहे हैं उसको रोकने वाला भी कोई रिएक्शन के अंदर में होगा कि आप पानी में चीनी घोलना चाह रहे हैं और वो पानी इस चीनी को घोलना नहीं चाह रहा है, ऐसा टाइप का कुछ। वैसे पानी में चीनी को घोलना कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए हमने बताया। देखिए ध्यान से, फॉर केमिकल रिएक्शंस ऑल्सो दिस इज ट्रू। ये जो इक्विलिब्रियम वर्ड है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए भी क्या होता है, ट्रू होता है। कैसे समझना होगा, अ रिएक्शन ऑल्सो कैन एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। लेट्स सपोज कि मान लीजिए एक केमिकल है जो कन्वर्ट हो रहा है बी में,
आफ्टर सम टाइम ऐसा देखा गया कि बी भी वापस ए बनना शुरू हुआ, मतलब फॉरवर्ड भी हो रहा है ये रिएक्शन और बैकवर्ड के तरफ भी आ रहा है ये रिएक्शन। क्या कह रहा है? बैलेंसिंग द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होने का जो रेट है, बनने का जो स्पीड है, रेट है, और बैकवर्ड रिएक्शन होने का भी जो रेट है, वो अगर दोनों बराबर हो जाए तो उस सिचुएशन को हम क्या बोल देंगे? सर केमिस्ट्री में भी क्या आ चुका है, इस रिएक्शन में भी क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो इस चीज को बेटर समझने के लिए हमें टाइप ऑफ रिएक्शंस समझना पड़ेगा। पहले दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल, एक इररिवर्सिबल। इन दोनों को समझते हैं, फिर कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में वापस आएंगे। तो ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें रिएक्शंस को समझना है। तो रिएक्शंस जनरली दो टाइप के होते हैं, यहां हमने उसके बारे में लिखा है, हेडिंग आप दे सकते हैं, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल, दोनों को ही समझना। मेन तो बात ये है, लिख रहा, अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस विथ टाइम। क्या मतलब है? ये कहना क्या चाह रहा है कि रिएक्टेंट, हमने इधर लिया, रिएक्टेंट किस में बदल रहा होता है? रिएक्शन में, प्रोडक्ट में बदल रहा होता है। लेट सपोज जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो आर कितना था, कुछ भी कह सकते हैं आप, कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन किस में लेते हैं सर? मोल पर लीटर में लेते हैं, यस और नो। मोलार कंसेंट्रेशन अगर ले लेते हैं तो मान लेते हैं सी मोल पर लीटर है, मोलार कंसेंट्रेशन है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त क्या होगा सर? रिएक्शन हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन समय बाद, कुछ समय के बाद क्या होगा कि सर ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है सी में से कुछ अमाउंट घट जाएगा, और जितना अमाउंट घटेगा उतना अमाउंट प्रोडक्ट बन जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? ये जो सी अमाउंट था, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। इसी को तो केमिकल रिएक्शन हम लोग आज तक जानते हैं। यही बात लिख रहा है, अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद द टाइम। टाइम के साथ साथ क्या होता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता रहता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो ना, पहले सी था, सी में से कुछ घट गया, और यहां कुछ नहीं था, उसमें से कुछ हो गया। अरे भाई, जितना घटेगा उतना ही बनेगा ना। ये क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे लिख रहा, द केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट टू विच दे प्रोसीड। एक्सटेंट टू विच दे प्रोसीड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट टू विच दे प्रोसीड, मतलब ये केमिकल रिएक्शन कितना हुआ है। एक्सटेंट टू विच का मतलब क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन कितना हुआ है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये रिएक्टेंट कितना घटा है, या रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट कितना बढ़ा है। ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कितना घटा है और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कितना बढ़ा है। इस हिसाब से केमिकल रिएक्शन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, टू कैटेगरीज है इसका। क्या है ना? एक है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है आपका इररिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं? व्हाट इज रिवर्सिबल एंड व्हाट इज इररिवर्सिबल रिएक्शन, इन दोनों को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर के आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वेयर द इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, बिकॉज चैप्टर का नाम ही इक्विलिब्रियम है। तो ध्यान दीजिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं? रिएक्शन इन विच इंटायर अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स is not converted into products is termed as reversible reaction। रिएक्टेंट के जो एंटायर क्वांटिटी है, एंटायर अमाउंट है, वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं कभी भी, कभी भी। और आप कह सकते हैं जो रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होता, जो रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं, वो रिवर्सिबल होता है। मतलब क्या? मान लीजिए ए एक रिएक्टेंट है, वो बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी वापस ए बना दे रहा है। मतलब ए से जब बी बन रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, और बी से जब ए बन रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा? नहीं, नहीं होगा। तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। माने ए से भी बी बन रहा है, वापस बी से ए बन जा रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, नेवर कंप्लीट्स। इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या है?
इररिवर्सिबल रिएक्शन कह रहा है रिएक्शन इन विच एंटायर अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज इररिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब एंटायर अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, मान लीजिए ए से हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, ए को कन्वर्ट कर रहे हैं बी में, कंप्लीट कन्वर्ट हो चुका है। मतलब पहले कंप्लीट सी था, मान लीजिए ए का अमाउंट कितना था, टी इक्वल टू 0 पर सी था, बी नहीं था। अब कुछ समय के बाद ये क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, ये क्या बन चुका है, सी बन चुका है। बात समझे कि नहीं समझे, सी में से सी चला गया, सी बन गया, बी कंप्लीट कन्वर्ट हो चुका है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ए का कुछ अमाउंट बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी का कुछ अमाउंट वापस ए में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो दिस इज रिवर्सिबल, जो कि कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। और ये क्या है, इररिवर्सिबल, जो कि आराम से कंप्लीट होता हुआ हमें दिख रहा है। जैसे ही ए खत्म हो जाएगा, बी बन जाएगा, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आपको रिवर्सिबल इररिवर्सिबल समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये समझना जरूरी है। इररिवर्सिबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिएक्शन के, वो समझना जरूरी है। पहले इनको और डिटेल में समझेंगे, फिर हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखिए, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप आगे जाके क्लास 12 में भी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख रहा है, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। पहले ही बता चुके हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करता है। इस वजह से ही also known as bidirectional chemical reactions। याद रखिएगा, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसे बाई डायरेक्शनल केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, बिकॉज ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में ही प्रोसीड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बताइए जरा, कभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो हो सकता है क्या? ना, नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कभी भी जीरो इसमें पॉसिबल नहीं है। सो दैट हम लिख सकते हैं टेक इनफाइनाइट टाइम टू गेट कंप्लीटेड। हमने बोला ना कि अपने लाइफ में तो आप इसको कंप्लीट होते हुए कभी नहीं देखिएगा, इसलिए लिख रहा है क्या ना, टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। समझ में आ रहा कि नहीं? रिवर्सिबल रिएक्शन को इनफाइनाइट टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए। ओके, और यू में से इम्पॉसिबल टू कंप्लीट, नेवर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड फॉर दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज द चैप्टर इज इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शंस ही एकमात्र टाइप ऑफ रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर सकता है। इक्विलिब्रियम के लिए यही एकमात्र टाइप ऑफ रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं आ सकता है। तो याद रखिएगा इस बात का, इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, सॉरी, इक्विलिब्रियम होने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आगे बात करते हैं। रिवर्सिबिलिटी शो करने के लिए जो ये सिंबल है आपको दिख रहा है, इसका यूज हम करते हैं, साइन दिस रिप्रेजेंट्स द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा। और जो एग्जांपल हम यहां देने जा रहे हैं वही एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जांपल तो दुनिया में बहुत सारे हैं। तो जो एग्जाम्पल हम रिवर्सिबल के लिए यहां देंगे उन एग्जाम्पल्स को दिमाग में छाप लीजिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में वही एग्जाम्पल्स का हम यूज करके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स दिमाग में सेट रखने होंगे आगे पढ़ने के लिए, इसीलिए एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं। पहला है गैसियस रिएक्शंस इन क्लोज्ड कंटेनर। ध्यान रखिएगा, गैस आपस में रिएक्ट करेंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन क्लोज्ड कंटेनर में होना चाहिए। ऐसा क्यों, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन करके क्या बनाता है, अमोनिया। इसको बैलेंस कर लीजिएगा। जस्ट हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे एक काम करते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, नाइट्रोजन 2 हो गया, बैलेंस्ड है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बट दिस रिएक्शन शुड बी इन क्लोज्ड कंटेनर, नहीं तो क्या होगा कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन हुआ, अमोनिया बना, और वो अमोनिया उड़ गया, अरे कंटेनर से बाहर उड़ गया। तो अमोनिया जो है ये वापस टूट करके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कैसे बनेगा?
अगर कंटेनर से बाहर चला जाएगा तो ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है। यहाँ पर ये गैस है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। आगे बात करते हैं, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। एसिड बेस्ड सॉल्ट नाम का चैप्टर क्लास 10th में आप पढ़े हैं। तो वीक एसिड किसको कहते थे? जितने ऑर्गेनिक एसिड्स होते थे उसे हम क्या कहते थे? वीक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड क्या होता था? वीक एसिड। जितने भी मिनरल एसिड होते थे वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे। तो फिलहाल वीक एसिड और वीक बेस के का बारे में बात हो रहा है, इसका आयनाइजेशन करना, आयनों में इसको कन्वर्ट करना है। तो एक वीक एसिड ले रहे हैं, जैसे एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH। इसको जैसे ही आप आयनाइज कीजिएगा इट विल कन्वर्ट इनटू CH3COO माइनस एंड इट विल गिव H+ आयन। तो ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। एंड दिस विल कंबाइन आफ्टर सम टाइम एंड कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड बैक टू द रिएक्शन, बैक टू द रिएक्टेंट। क्लियर है? अच्छा, वीक बेस का एक एग्जांपल दे दीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं हम लोग। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये वीक बेस का एग्जांपल हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? NH4+ एंड OH-। तो ये दो एग्जांपल हो गए आयनाइजेशन। जितने भी रिएक्शन होंगे किनका? ना वीक एसिड और वीक बेस का, सभी रिवर्सेबल होंगे। हम तो कुछ एग्जांपल आपको यहां पर दे रहे हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ जाए। यहां पे क्या लिख रहा है देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका नाम दिया। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस आइदर ऑफ विच और बोथ आर वीक। बोलने का क्या मतलब है? बोलने का ये मतलब है कि अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं जिसपे आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो आपको वीक बेस लेना होगा। अगर आप वीक एसिड ले रहे हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा। और आइदर क्या बोला है? दोनों वीक भी हो सकता है, मतलब वीक एसिड लीजिए और वीक बेस लीजिए तब भी चलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? दोनों स्ट्रॉन्ग मत ले दीजिएगा। बोलने का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में अगर रिएक्शन कराएंगे तो इट विल नॉट बी रिवर्सेबल। ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए तो वीक बेस ले लीजिए साथ में। अगर वीक एसिड ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, या दोनों वीक ले लीजिए तो रिवर्सेबल होगा। रिवर्सेबल का ये 3 कंडीशन है। ये इरिवर्सेबल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर बनाता, वापस एसिड और बेस नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है कि नहीं है? तो इनमें चांसेस होता है बनने का। कुछ एग्जांपल दिया जा सकता है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन, एक वीक एसिड ले लेते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है आपके पास CH3COOH। एक वीक बेस ले लीजिए आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए NH4OH, या कुछ भी ले सकते हैं। तो हम कौन सा एग्जांपल दे रहे हैं एक्चुअली में? ये वाला, वीक एसिड और वीक बेस वाला। बाकी आप कुछ और भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर के बता देता। एक स्ट्रॉन्ग एसिड बताइए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या बनेगा? CH3COO, ये आपका Cl- बन रहा है, H+ बन रहा है। तो HCl यहां पर अगर जोड़े हैं, अच्छा एसिड के साथ एसिड जोड़ दिया। आप ध्यान दो, ये भी एसिड, ये भी एसिड, तो बेस लेना होगा भाई। ये क्या है आपका? वीक एसिड। बोलो हाँ कि ना? अरे CH3COOH क्या है? आपका वीक एसिड। हाँ कि ना? वीक एसिड हमने ले लिया। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए या वीक बेस लीजिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आपको क्या लेना, एक काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, मजा आएगा। वीक बेस तो आपको याद होगी, वीक एसिड तो आपको याद हो गया, CH3COOH। तो एक काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, एक HCl। हम क्या ले लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर ले लिए तो आपको क्या लेना चाहिए? एक वीक बेस लेना चाहिए। अगर वीक बेस ये आपको दिख रहा है NH4OH, तो बहुत बढ़िया बात है, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस लिया। कौन सा एग्जांपल? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला एग्जांपल ले लिया। ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बनाना होगा बस, और कुछ नहीं। हम चाह रहे हैं कि डिफरेंट एग्जांपल सामने आए और कुछ नहीं। ये आप जान चुके हो वीक एसिड है।
वापस नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब इन दोनों के बीच जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? OH और H कन्वर्ट होगा किसमें सर? H2O में, और NH4Cl बना लेगा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये एक सॉल्ट है, आपको पता है, क्लियर है कि नहीं? फिर वापस ये दोनों रिएक्शन करेगा और वापस HCl और NH4OH बनाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। आगे बढ़ रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अरे आपके पास मान लीजिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, PCl5 गैस होता है। अरे PCl5 आपने ले लिया, क्या ले लिया? PCl5 आपने ले लिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपने, एक सेकेंड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपने ले लिया, जो कि क्या होता है? गैस होता है। और इसको आपने हीट कर दिया। जैसे ही आपने हीट किया तो ये टूट गया। किसमें टूटेगा ना सर? PCl3 गैस में, और Cl2 गैस इससे रिमूव हो जाएगा। ये भी क्या है? गैस है। तो ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। PCl5 इज कन्वर्टिंग इनटू PCl3 एंड Cl2, एंड these two also combine and comes back again to PCl5। समझ में आ रहा कि नहीं यार? तो ये भी एक एग्जांपल है, और कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्या आप ये सब लिख चुके हैं? एक एग्जांपल आप क्लास 10 में पढ़े हैं, एस्टरिफिकेशन, उसको भी लिख सकते हैं। हम यहीं पे लिखने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका D नंबर। E नंबर में आप लिखिएगा एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में आप क्या पढ़ते थे ना सर? एसिड लेते थे। कौन सा एसिड लेते थे? एसिटिक एसिड लेते थे, और उसमें क्या मिला देते थे? अल्कोहल मिला देते थे, इथेनॉइक, इथेनॉल, या इथेनॉल ही लेते थे, C2H5OH। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन याद आ रहा है, जिसमें सोप बनाते थे वगैरह, तो उसी का बात कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले एसिटिक एसिड ले लीजिए, CH3COOH, और क्या ले लीजिए? C2H5OH। ये क्या है? इथेनॉल, अल्कोहल है, और ये क्या है? एसिड है। अल्कोहल और एसिड के बीच का रिएक्शन को ही क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। व्हाई एस्टरिफिकेशन? बिकॉज एस्टर बनता है, इससे जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? एस्टर बनता है। एस्टर इज क्या हो जाएगा? CH3COO, और यहां से ये वाला C2H5 कन्वर्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा इस पे। कैसे देखो, CH3COO यहां दिख गया, ध्यान दो, ये जो C2H5 है ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा, C2H5, और यहां दिख रहा OH बच गया, और यहां पे क्या बच गया? H बच गया। दोनों कंबाइन होकर के क्या बन जाएगा? H2। जरा देखिएगा यहां तक आ रहा कि नहीं आ रहा? आ जा रहा क्या? ठीक है। सो दिस इज एस्टरिफिकेशन एंड इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सेबल। मतलब एसिड और अल्कोहल मिल करके एस्टर वाटर बनाता है, और एस्टर और वाटर मिल करके वापस एसिड और अल्कोहल बनाता है। क्लियर है कि नहीं? और एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन ये फिजिकल चेंज है। ओह अच्छा, इसका मतलब भी समझना पड़ेगा, कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है, वो आगे का टॉपिक है। बट एग्जांपल हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं F नंबर में? इवेपोरेशन ऑफ वाटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इवेपोरेशन करना है आपको क्लोज कंटेनर में। अगेन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन क्लोज्ड कंटेनर, तो क्या होगा? कुछ नहीं सर, वाटर ले लीजिए, जो कि किसमें होता है? लिक्विड में होता है। इसको इवेपोरेट कर दीजिए। इवेपोरेट करना मतलब टेम्परेचर बढ़ा देने का। क्या बन जाएगा? ये कंटेनर बंद है, तो वो वाटर क्या होगा? धीरे धीरे भाप बनेगा, वेपर बनेगा। लेकिन क्या वो वेपर बाहर जा पाएगा? नहीं। तुमने क्या किया है? कंटेनर को बंद करके रखा है, तो वहीं पे रहेगा। तो हम सिनेरियो आपको ये समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए आपने कंटेनर रखा है, इसको आपने चारों तरफ से क्या किया है? क्लोज कर दिया है। इतना आपने वाटर रखा था, अब वाटर को क्या कर रहा है? गर्म कर रहे हैं आप, इवेपोरेट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल यहां पर निकलेगा, यहां पर निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, वेपर बनता जाएगा, वेपर बनता जाएगा, वेपर बनता जाएगा, वेपर बनता जाएगा। एक समय आएगा जिस समय ये जगह पूरा भर जाएगा, तो क्या होगा ना? कुछ वाटर के मॉलिक्यूल वेपर बन रहे होंगे, और कुछ वेपर के मॉलिक्यूल वापस वाटर बन रहे होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? रिवर्सेबल हो जाएगा। लिक्विड वाटर जो है वो कन्वर्ट होगा H2O गैस में, मतलब वेपर में, और जो गैस है, जो वेपर है, वो वापस कन्वर्ट होगा किसमें? लिक्विड में। तो ये भी क्या है? एक एग्जांपल है आपका रिवर्सेबल रिएक्शन का। काफी ज्यादा टाइम दिए इस सेक्शन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे रिएक्शंस याद रखना, सारे एग्जांपल्स याद रखना। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए अब हम समझने जा रहे हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन को। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें
इरिवर्सिबल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को देख लेना। अगर रिवर्सिबल समझ चुके हैं तो इरिवर्सिबल आसान है, और हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रिवर्सिबल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं समझे हैं तो वापस जाइए, फिर से देखिए उसको, क्योंकि ये उसको समझने के बाद आसानी से समझ में आने लगेगा। क्या कह रहा है, प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन को दिखाता है, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, इसमें प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा। इसी वजह से इसका नाम यूनिडायरेक्शनल केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं हम। ये सब क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है सर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनता है, वापस नहीं आता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी जीरो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो नहीं होगा भाई? कंप्लीट जैसे ही रिएक्शन होता है तो हम क्या कह रहे हैं कि रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होना जाएगा, जीरो हो जाएगा, और प्रोडक्ट धीरे 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 बढ़ता जाएगा। कितना हो जाएगा, जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उतना हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, चूंकि कंप्लीट होता है ऑन टाइम, कंप्लीट होता है ऑन टाइम और एक ही डायरेक्शन में होता है, तो आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा टाइम टू टाइम और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जीरो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का। तो आगे देखिएगा, टेक फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट रिएक्शंस। वही बात कह रहा है, एक फाइनाइट टाइम में, एक फिक्स टाइम पे इन रिएक्शंस को कंप्लीट होता हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन रिवर्सिबल इन फाइनाइट टाइम आप नहीं देख पाएगा अपने पूरे लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में। तो इक्विलिब्रियम इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम इस टाइप के इररिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए डिफाइंड नहीं होता है। सो एज द चैप्टर नेम्ड इज इक्विलिब्रियम, हमारे लिए कौन सा रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर के लिए? रिवर्सिबल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन डिफाइन ही इक्विलिब्रियम डिफाइन ही रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है। जब भी इक्विलिब्रियम वर्ड आता है, देखिएगा हम बार बार स्लिप करते हैं, रिवर्सिबल बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ही रिवर्सिबल रिएक्शन का प्रॉपर्टी है। इररिवर्सिबल के लिए इक्विलिब्रियम डिफाइन नहीं होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, शुरुआत में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, अब वो टाइम है जिस समय हम डिस्कस कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। क्लियर है कि नहीं? उससे पहले एक बात और कह दें, आपने केमिकल रिएक्शन को दो भागों में बांटा, एक रिवर्सिबल एक इररिवर्सिबल। किस बेस पर बांटा, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्सटेंट टू प्रोसीड। मतलब क्या है कि किस डायरेक्शन में कितना रिएक्शन हो रहा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बन रहा या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कितना बन रहा, उस हिसाब से हमने बताया कि रिएक्शन दो टाइप का होता है। वैसे आप कई टाइप से रिएक्शंस को बांट सकते हैं, जैसे कि फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। मतलब फास्ट रिएक्शन मतलब जो तेजी से रिएक्शन होते हैं, जैसे कि अगर आप केमिकल रिएक्शन, जैसे कि आप आयनिक कंपाउंड्स के बीच का जो रिएक्शन होता है, अगर आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो आयनिक कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, ये बताया गया होगा। कोवेलेंट जब कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो स्लो रिएक्ट करते हैं, ये बताया गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, फास्ट, मॉडरेट या स्लो टाइप ऑफ रिएक्शंस हो सकता है, एंड दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ reaction. This is not on the basis of rate of reaction, this is on the basis of extent of proceed. ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल एक्सटेंट ऑफ प्रोसीड के हिसाब से हमने बात किया है। तो चलिए अब इक्विलिब्रियम को समझने का कोशिश करेंगे। हमें इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझना है, उससे पहले इररिवर्सिबल के कुछ एग्जांपल्स भी देखते हुए जाइए, बिकॉज रिवर्सिबल के एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया है, इररिवर्सिबल के एग्जाम्पल क्या होगा, जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए, इररिवर्सिबल बन जाएगा। जैसे कि गैसियस रिएक्शन इन ओपन कंटेनर, अगर क्लोज कंटेनर में होगा तो वो क्या होगा, रिवर्सिबल, अगर ओपन कंटेनर में होगा तो इररिवर्सिबल होगा। जैसे कि आपका वही एग्जाम्पल हम यहां पर दे रहे हैं, जैसे आपके पास हाइड्रोजन गैस है और आपके पास नाइट्रोजन गैस है, ये दोनों कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर बैलेंस करने के लिए आप यहां पे 2 लिख दीजिए, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो यहां पर 3 लिख दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? अमोनिया NH4 नो क्या हो गया, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल, हाँ सही है, सही है, गलती। अरे भाई साहब क्या हो जाएगा, यहां पर कौन सा एरो होगा, दिस एरो विल बी यूज्ड बिकॉज दिस इज नॉट रिवर्सिबल, वी आर यूजिंग ओपन कंटेनर। ध्यान रखिए, बस इतना ही। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस,
हमने वीक एसिड और वीक बेस का आयनाइजेशन किया था तो वो रिवर्सेबल था, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस अगर ले ले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लेते हैं, इसका आयनाइजेशन अगर करेंगे तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। क्या होगा फिर? ये डायरेक्टली कन्वर्ट होगा H+ और Cl- में, और NaOH कन्वर्ट होगा Na+ और OH- में। तो ध्यान दीजिए, एरो का साइन ध्यान दीजिए, ये वापस नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आयनाइजेशन कर रहे हैं तो वो रिवर्सिबल नहीं है, इररिवर्सिबल है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिला दीजिएगा तो वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा। इसके अलावा हमने आपको बताया था, दोनों में से किसी एक को वीक रखिए या दोनों को वीक रखिए, आराम से रिवर्सिबल मिलेगा। लेकिन अगर दोनों को स्ट्रॉन्ग बना दिए हैं, जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, स्ट्रॉन्ग बेस हम ले लेते हैं NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है ये दोनों को कंबाइन करने से क्या बनेगा? ना सर NaCl बनेगा, सॉल्ट, और साथ में वाटर रिमूव होगा। तो क्या ये रिवर्सिबल साइन सही है? अभी बिल्कुल नहीं सर। क्या होना चाहिए? ये साइन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बीच का जो रिएक्शन है वो क्या देता है? इररिवर्सिबल रिएक्शन देता है। क्लियर है कि नहीं? अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। तो अब हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तैयार हैं, बिकॉज हम लोग दोनों टाइप के रिएक्शंस को बहुत डीपली एग्जांपल्स के साथ समझ लिया है, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे आ सकता है। तो चलिए इक्विलिब्रियम को समझते हैं। हेडिंग लगाइएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या है, एक एग्जांपल हम समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने पानी भर के रखा है, वाटर। कितना ना? वाटर का लेवल ये है, मान लीजिए इतना वाटर भरा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? और ये वाटर का जो टैंक है ये चारों तरफ से क्लोज्ड है, ये कंटेनर चारों तरफ से क्लोज्ड है। आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड इन क्लोज्ड कंटेनर, तो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक पाइप लगा रहे हैं एकदम बॉटम में, ध्यान दीजिएगा, इस बॉटम पे एक पाइप लगा रहे हैं। इसके थ्रू हमको क्या करना है? वाटर को रिमूव करना है। ठीक, तो ये लेवल क्या होगा? ये लेवल जो आपको यहां पर अभी दिख रहा है, ये जो लेवल आपको यहां पर दिख रहा है, ये लेवल धीरे धीरे क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा। ये सर, तो मान लेते हैं ये हमारा एक प्रोसेस है, प्रोसेस 1। क्लियर है? अब अलग से समझिएगा। अब हम क्या किए, एक सिमिलर साइज का पाइप हम ऊपर भी इन्वॉल्व करा दिए। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे? वाटर को इंटेक करेंगे, मतलब वाटर इस टैंक में डालेंगे। इससे क्या होगा? इसका रिजल्ट में क्या होगा सर? जो ये वाटर का लेवल है ये धीरे धीरे अप करेगा। अगर ये बंद किया हुआ है तो, अभी जब हम इसको समझ रहे हैं तो ये इसको बंद कर दिए, ठीक है। अगर ये बंद है तो अगर हम यहां से पानी डालेंगे तो क्या होगा? इस वाटर का जो लेवल है ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ये है प्रोसेस नंबर 2। अब एक काम कीजिए, इस दोनों प्रोसेस को एक साथ कीजिए, मतलब जितना रेट से पानी यहां से आउट हो रहा है उतना ही रेट से अगर पानी यहां पर इन करे तो ये लेवल के साथ क्या होगा? ये लेवल नीचे जाएगा कि ये लेवल ऊपर आएगा? अरे सर, जहां है वही रहेगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्लियर है कि नहीं? इसमें यह होता है कि ये जो प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस का रेट सेम होना चाहिए। रेट सेम होना चाहिए मतलब यहां से वाटर रिमूव होने का जो क्वांटिटी पर सेकंड है और यहां पर वाटर इन होने का क्वांटिटी पर सेकंड है वो सेम होगा। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ प्रोसेस 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोसेस 2। जिस सिचुएशन पे आता है उसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। कब होगा यह चीज? एट इक्विलिब्रियम।
क्लियर है कि नहीं? क्या आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया? आपसे हम पूछ रहे हैं जब इक्विलिब्रियम पर कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन आ जाता है, तब क्या इसके अंदर कुछ हो रहा होता है? मतलब आपसे पूछने का तरीका मेरा सिंपल था, पूछा इस प्रकार जाता है कि ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ये स्टैटिक है कि डायनेमिक है? मतलब कुछ हो रहा है कि स्टैटिक मतलब कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा होगा इक्विलिब्रियम में जाने के बाद? नहीं, हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पर ये प्रोसेस भी हो रहा है, ये प्रोसेस भी हो रहा है, बस लेवल एक जगह पर मेंटेन है। लेकिन क्या हो नहीं रहा है? हो रहा है। सर यहां से एग्जिट भी हो रहा वाटर, यहां से इन भी हो रहा वाटर। मतलब इक्विलिब्रियम किस नेचर का होता है? डायनामिक नेचर का होता है। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक नेचर का नहीं होता है। आपको दिखता है कि कुछ नहीं हो रहा है बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द लेवल ऑफ वाटर हियर। अगर इस एग्जाम्पल पे फोकस करें तो आप वाटर का लेवल पर ध्यान दे रहे हैं बस। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि यहां आउट हो रहा है कि नहीं, यहां पर पानी इन कर रहा है कि नहीं, तो दोनों हो रहा होता है। मतलब दोनों प्रोसेस हो रहा होता है। प्रोसेस 1 भी चल रहा है, प्रोसेस 2 भी चल रहा है और साइमल्टेनियसली चल रहा है, एक साथ चल रहा है। और आपको इस वजह से ऑब्जर्व ये हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। स्टैटिक लुक्स लाइक स्टैटिक बट एक्चुअली इट इज डायनामिक। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुछ पॉइंट्स हम इसके बारे में बात करेंगे, हम लिखा देंगे कि कोई कौन सा चीज क्या होता है। हमने एक बात यहां पर लिखा है, इस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा कुछ कंडीशंस है जो कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। जिससे फर्क पड़ जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में। वो सारे कंडीशंस जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज अगर बदल दीजिएगा ना तो जो रिएक्शन का रेट है वो बदल जाता है। आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन फास्ट होने लगता है, इतना तो आपको समझ में आता है। तो वो सब कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इसलिए एक पॉइंट हमने लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन विच द प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन डू नॉट शो एनी चेंज विद द टाइम। टाइम के साथ साथ अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है तो टाइम पार होता जाएगा, बट उनका प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को क्यों लिख रहे हैं? और भी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, बट ये तीनों प्रॉपर्टीज किसी केमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमने ये बात रखा है। क्लियर है कि नहीं है? सारे वो प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाएंगे टाइम के साथ साथ, चेंज नहीं होंगे वो सारे प्रॉपर्टीज जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को क्या कर सकता है? अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये तीन बातें आपको याद रखिएगा कि टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन हो, प्रेशर हो और टेम्परेचर हो, चेंज नहीं होगा अगर वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुका है तो। क्लियर है? उससे पहले हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे बात कर रहा, एनी सिस्टम विच अटेन इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुका है उस समय टू ऑपोजिट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड। उस समय दो ऑपोजिट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक प्रोसेस है वाटर को रिमूव कराना और यहां पर एक प्रोसेस है वाटर को इनटेक कराना। यहां से वाटर इन हो रहा है, यहां से वाटर आउट हो रहा है। दो ऑपोजिट प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है यहां पर, ध्यान रखिएगा। टू ऑपोजिट प्रोसेस हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। आगे कह रहा है इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द रेट ऑफ दीज ऑपोजिट प्रोसेसेस बिकम्स इक्वल। ये दोनों ऑपोजिट प्रोसेस था और दोनों ऑपोजिट प्रोसेस का रेट क्या है? इक्वल है। रेट ऑफ प्रोसेस 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोसेस 2। दोनों का रेट क्या होगा? सेम होगा। ध्यान रखिएगा, ये इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट था इसके बिहाइंड में ये हमने आपको समझाया। तो एक कुछ एग्जांपल हम दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे और डिटेल में इसको समझेंगे। मान लीजिए आपके पास वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में है, H2O है, लिक्विड स्टेट में है, एंड नाउ यू आर कन्वर्टिंग दिस इनटू सॉलिड स्टेट। H2O चलिए गैस में, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर इसे हम वापस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सके तो रिवर्सेबल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि कुछ वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है किसी एक क्लोज्ड कंटेनर में। तो अगर इसको समझना है तो हम यहां पे समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक कंटेनर हमने लिया है, ठीक है, जिसमें हमने वाटर लिक्विड H2O लिक्विड को डाला है यहां पर। क्लियर है? कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड, क्लोज्ड है।
अब यहां के कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वेपर बन के बाहर जा रहे हैं। तो यहां पर क्या है, H2O गैस है। अब धीरे धीरे ये कंटेनर का ये जगह जो स्पेस खाली आपको दिख रहा है, वेपर के साथ साथ ये भर जाएगा, फुल हो जाएगा। तब ये क्या होगा, ये प्रोसेस क्या बंद हो जाएगा? नो। तब अगर ये स्पेस पूरा फुल हो जाएगा तो कुछ वाटर वेपर जो आपको H2O गैस के फॉर्म पे लिख रहे हैं वो डायरेक्ट कन्वर्ट होगा किस पे, H2O लिक्विड पे कन्वर्ट होगा। तो ये सिचुएशन आएगा, उस समय हम इसको क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम में आ गया है। अभी भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है और गैस भी वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर सिर्फ क्या चेंज हुआ है ना सर, स्टेट चेंज हुआ, फेज चेंज हुआ है। इस टाइप के चेंज को हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम के भी टाइप है, हाँ फिजिकल इक्विलिब्रियम है ये। तो सर एक एग्जांपल दीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो देखिएगा ध्यान से, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास H2 गैस है और आप क्लोरीन गैस के साथ इसको मिक्स कर दिए, इट इज कन्वर्टिंग इनटू HCl, इट इज गैस, येट इट इज गैस। लेकिन अगर वापस ये HCl H2 और Cl2 में कन्वर्ट होने लगे, बैलेंस कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्सेबल हो जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हम नहीं बोल रहे इक्वल, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन और इनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम के साथ नहीं बदलेगा। उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। बट नाउ यू कैन सी टू थिंग्स आर डिफरेंट एंड मिक्सिंग टू मेक अ डिफरेंट compound. No, it is a chemical equilibrium, you can say it is a chemical equilibrium. तो हम आगे डिटेल में लेंगे इसको, चिंता की बात नहीं है, ठीक है, आगे हम डिटेल में लेंगे। अभी हम समझा रहे थे कॉन्सेप्ट, तो आपको समझा दिए कि दो टाइप के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, फेज चेंज का बात नहीं है, कुछ नया चीज बनेगा, प्रोडक्ट कोई नया चीज बन रहा होता है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम अगर समझ गए तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। अब हम जो बातों को सीखे हैं एक जगह लाइन वाइज सेट करके लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, एक एक बात ऑलरेडी बता चुके हैं, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन ओनली बी अचीव्ड इन क्लोज्ड कंटेनर। कभी भी ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता है। इक्विलिब्रियम पाने के लिए क्लोज कंटेनर होना जरूरी है। इक्विलिब्रियम स्टेट इज रिवर्सिबल इन नेचर, मतलब जितने रिवर्सिबल रिएक्शन है उसी पर हम इक्विलिब्रियम को अटेंड कर सकते हैं। कभी भी इररिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को नहीं पहुंच सकता है। याद रखिएगा, रिवर्सिबल होना चाहिए रिएक्शन, सबसे पहला कंडीशन। इक्विलिब्रियम स्टेट इज ऑल्सो डायनामिक इन नेचर। तो जस्ट अभी हमने बताया कि अंदर तो कुछ होता है, क्या होता है सर, दो ऑपोजिट प्रोसेस एक साथ इन्वॉल्व होते हैं और रेट ऑफ दोनों प्रोसेस, दोनों ऑपोजिट प्रोसेस का क्या होता है, रेट सेम होता है। तो डायनामिक कुछ तो हो रहा है, हमें दिखता है कि कुछ नहीं होता है इक्विलिब्रियम में, बट अंदर में तो हो ही रहा होता है। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब कि ए और बी कन्वर्ट हो रहा है C और D में, और C और D वापस मिलकर के A और B को कन्वर्ट कर दे रहा है। मतलब A और B से C और D बनने का जो रेट है, C और D मिलकर के A और B बनाने का जो रेट है, दोनों क्या है, सेम है। याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हो गया आपका, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे भी सिंबल के फॉर्म पे लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। ये थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट है। अगर थर्मोडायनेमिक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो आपको आसान लगेगा समझने में। क्या है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है। क्या आपने थर्मोडायनेमिक में इस इक्वेशन को पढ़ा है, दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर आप इस इक्वेशन को पढ़े हैं तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है ना, एंथैल्पी चेंज माइनस टी, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम होता है,
पर्टिकुलर टेम्परेचर T है और एंथैल्पी में सिस्टम में क्या चेंज कर रहे हैं। तो असल में डेल्टा जी क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा लिख दिए हैं। वैसे आप थर्मोडायनेमिक अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा जी के बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब अगर आपके पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम से आप क्या करना चाहते हैं, आप वर्क करवाना चाहते हैं इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम से, तो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम से जितना भी आप यूजफुल वर्क करा पाएंगे उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर है कि नहीं है? मतलब ये क्या है, एंथैल्पी में चेंज किए इसका, इस सिस्टम के जो एंथैल्पी है उसको चेंज किए। क्या टोटल एंथैल्पी में चेंज वर्क में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, उसमें से कुछ वेस्ट होता है, वो वेस्ट को हम रेंडमनेस कहते हैं, टी डेल्टा एस से हम उसको निकालते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जो आपने एंथैल्पी चेंज किया उसमें से रेंडमनेस को घटा देने के बाद क्या निकलता है सर, जो हमारा यूजफुल वर्क है, और वो जो यूजफुल वर्क है उसी को हम क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये इक्वेशन आप ऑलरेडी वहां पर पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो आप रिलेट कर पा रहे हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में जो यूजफुल वर्क होता है वो हो जाता है जीरो, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। अगर गिब्स फ्री एनर्जी जीरो हो जाएगा तो आप कह सकते हैं अगर ये इक्वेशन में जीरो हो गया है तो डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मतलब जितना वेस्ट हो रहा है आपका वर्क उतना ही एंथैल्पी में आप चेंज कर रहे हैं। मतलब जो भी आप एंथैल्पी में यहां चेंज कर रहे हैं वो सीधा सीधी वेस्ट में चला जा रहा है। यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थर्मोडायनेमिक्स ये बात कह रहा है कि जो भी आप एंथैल्पी में इसमें चेंज कर रहे हैं, कि भाई इसमें एंथैल्पी में चेंज मान लीजिए 10 जूल किया है तो कुछ हमें यूजफुल वर्क मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा वेस्ट हो जाएगा डेल्टा एस के साथ। मतलब समझ में आ रहा है, एंट्रोपी के साथ सारा वेस्ट हो जाएगा। तो डेल्टा जी जीरो होने का मतलब यह है कि एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। इस चीज को आप लिख सकते हैं। बाकी आप थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़े हैं तो डेल्टा जी जीरो वहां पर भी सर बताए हैं कि डेल्टा जी जीरो होगा जब इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन अगर डेल्टा जी जीरो से ज्यादा हो और कम हो तो क्या होता है? अगर डेल्टा जी जीरो से कम होता है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और अगर डेल्टा जी जीरो से ज्यादा होता है मतलब पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो से कम मतलब नेगेटिव में हो तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है, खुद से ही होता है, आपको कराना नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा प्रोसेस है जो खुद से नहीं हो सकता है, जिसे हमें इनिशिएट करना पड़ता है। वैसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैसे प्रोसेस में जो डेल्टा जी का वैल्यू होता है वो जीरो से ज्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। जैसे कि पेपर है, एक पेपर में आगी लगाना तो अपने आप आगी लग जाएगा? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले माचिस मार देना होगा। तो पेपर में जैसे ही माचिस मार दी, एक बार माचिस मार के छोड़ दीजिए, पूरा पेपर जल जाएगा। मतलब आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। उस कंडीशन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो से ज्यादा मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं हो सकता है। इक्विलिब्रियम में याद रखिएगा डेल्टा जी जीरो होता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब कोई यूजफुल वर्क आपको वहां से मिलने वाला नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? अगर ये सारे बातें आपको पॉइंट आउट करके समझ में आ गया है तो चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हम इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हैं उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कैसे करें। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या स्टेब्लिश हो चुका है, एक स्टेट है जिस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा प्रोडक्ट का वही कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये जरूरी नहीं है। हम कह रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन आएगा टाइम के साथ साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होगा। ये कह रहे, चेंज नहीं होगा मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि इक्वल ही होगा, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने इधर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है और इधर टाइम लिखा है। तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं है? कब होगा, तो मान के चलिए कि t इक्वल टू बच्चा जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ x था, इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं था, बना ही नहीं था। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पे आया एट t इक्विलिब्रियम, ऐसा टाइम है, इक्विलिब्रियम टाइम है जिस सिचुएशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ घटा, x में से समथिंग घट चुका है। मान लीजिए x में से कुछ भी घट चुका है, y घट चुका है, तो ये क्या बन चुका है, y बन चुका है। जितना घटेगा उतना बनेगा। अभी समझाएंगे थोड़ा देर बाद, ये सब चीजों को समझना होगा। क्लियर है कि नहीं?
तो हम कह रहे हैं अब क्या हो चुका है, ऐसा टाइम पहुंच चुका है जहां इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, मतलब जितना रिएक्टेंट को घटना था घट गया, जितना प्रोडक्ट को बनना था बन गया। अब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बन रहा है और रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट में बन रहा है, मतलब ये घटना कंटिन्यू चल रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ग्राफ क्या बनाएंगे, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन कितना था बोल रहा है, शुरुआत में x था, टाइम जब 0 था, टाइम का एक्सिस है ये, टाइम जब 0 था, देखो ध्यान से देखो, पहले x था। अच्छा, जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट कितना था, 0 था, कुछ नहीं था, मतलब यहां से प्रोडक्ट का कहानी यहां से शुरू करेंगे। ये प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता गया, y बना है, और ये रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता गया, x माइनस वाई बना है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर होगा, जब ये दोनों बराबर होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये घटता गया, ये बढ़ता गया, ये किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट का, ये किसका ग्राफ है, प्रोडक्ट का। एक सिचुएशन आया, दोनों मिल गया और टाइम के साथ साथ ये चलता गया। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विलिब्रियम, याद रहेगा, दिस इज इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। आगे बढ़े हम, अब हम ग्राफ बनाएंगे लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अरे सर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन x था और वो धीरे धीरे घट रहा है, तो हो सकता है घटते घटते ऐसा हो गया होगा। सर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 था, वो बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते y हुआ है, हो सकता है बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब और नहीं बढ़ेगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और नहीं घटेगा, मतलब अब धीरे धीरे सीधा हो जाएगा ग्राफ, ये ग्राफ सीधा हो जाएगा। तो ये सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम है, समझ में आ रहा है। क्या यही हो सकता जरूरी है, नहीं, हो सकता है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, इतना ही बढ़ा, हो सकता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा घट रहा घट रहा, इतना ही घटा, जरूरी थोड़ी कि यही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, घट तो रहा है ना, और घट करके किसी एक जगह जाकर के क्या हो गया, स्ट्रेट बन गया, यहां से मान लीजिए स्ट्रेट बनना शुरू हो गया ग्राफ। तो यहां से आपको यह बात समझ में आ रहा है, जहां से कॉन्सेंट्रेशन, ये अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम हम बना रहे हैं तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अब ये भी कहां पर आ चुका है, इक्विलिब्रियम पे। ये इक्विलिब्रियम टाइम है, इस टाइम पर इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। बोले क्लियर है कि नहीं। क्या और कोई ग्राफ हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। ये हो सकता है कि प्रोडक्ट बढ़ते 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 इस तरह से बढ़ा और रिएक्टेंट घटते 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 ये दोनों बराबर हो गए एक समय पर आकर के। हम कहें बराबर नहीं होगा, ऐसा बोले हैं क्या, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का एक टाइम पे जाकर के सेम हो गया है। सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता इक्विलिब्रियम में। ये दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम में है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन भले सेम हो चुका है, वो बात अलग है, ये एक स्पेशल कंडीशन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि होगा ही। तो ये कौन सा कंडीशन है, इक्विलिब्रियम है। क्लियर है। तो आपको ये तीनों ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम समझ में आ गया है ना। बाकी रेट वर्सेस टाइम हमेशा ये होगा, फिक्स है, याद रखिएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये होना ही है। बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। इस बात को, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पकड़ लीजिए। जरूरी नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का भी ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट का भी ज्यादा हो सकता है, किसी का भी इक्वल भी हो सकता है, वो अलग चीज है। तो हमने सारा पॉसिबल चांसेस को आपके सामने रखा। क्लियर है कि नहीं। जेईई मेंस में ये सवाल आया है 2020 में, ठीक है, और एग्जाम हुआ था आपका 4 सितंबर फर्स्ट फेज में, इसी से सवाल था। और आपका ये वाला ऑप्शन में दिया हुआ था, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम था। और सभी बच्चा रट के क्या गया हुआ है, रेट वर्सेस टाइम जब होता है तब ये होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में भी ये हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो क्वेश्चन को फिर से हम नहीं दे रहे, चूंकि ऑलरेडी समझा चुके, यही पॉसिबल चांसेस है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग शुरू में ही कह चुके हैं, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने जा रहे हैं। बट फर्दर अगर बहुत डिटेल में देखें तो इक्विलिब्रियम को हम लोग फिजिकली भी अटेंड कर सकते हैं, केमिकली भी अटेंड कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सिलेबस का पार्ट है आपका, वो केमिकल इक्विलिब्रियम ही है। बट इसमें भी कुछ बातें जो सवाल में आते हैं, जेईई मेंस में लगातार देखा गया है, कम देखा गया है लेकिन आते हैं, तो इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना जरूरी है।
क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, दो भाग में हम इक्विलिब्रियम को बांट रहे हैं यहां से। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ना है पहले ही आप नोट करके रख लीजिए। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, मतलब सॉलिड वेपर मतलब गैस हो गया, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, दूसरा नंबर में लिक्विड वेपर था, और तीसरा नंबर में सॉलिड वेपर, सॉलिड गैस बोल सकते हैं। चौथा पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जब किसी लिक्विड में सॉलिड को घोलते हैं तब के बारे में कुछ डिस्कशन है। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, जब हम लिक्विड में गैस को घोलते हैं तब के बारे में कुछ डिस्कशन है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, माने फिजिकल इक्विलिब्रियम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पढ़ लेना। बस छोटा सा ये बात है, इसको खत्म कर लेने के बाद जो मेन मुद्दा है इस चैप्टर का, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको पढ़ना है। क्या है ना, पहला लॉ आपको पढ़ना है इसमें, लॉ ऑफ मास एक्शन। यहीं से कहानी शुरू होता है, जहां पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में समझते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ने के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सो ऑन, इसीलिए हमने लिख दिया है, बहुत सारी बातें हैं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर में। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको ही समाप्त करेंगे। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन कंपेरिजन टू दिस, बट अगर यहां से हम नॉलेज को गेन किए हुए रहेंगे तो ये समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम फिजिकल इक्विलिब्रियम के इन पार्टों को स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहला जो इक्विलिब्रियम आपको लेना है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को लेना है। पहले चीजों को समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ देंगे, समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास एक क्लोज कंटेनर है, बिकॉज इक्विलिब्रियम चाहिए तो क्लोज कंटेनर ही चाहिए। क्या आप थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं? अगर आप थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर चुके हैं तो किस तरह का वाल है, हम बोल देते हैं एडियाबैटिक वाल है। क्या है? एडियाबैटिक। अगर एडियाबैटिक वाल है, इसका मतलब हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब ना अंदर से बाहर हीट आएगा ना बाहर से अंदर हीट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब इस कंटेनर में मान लीजिए आपने H2O लिक्विड लिया है, H2O लिक्विड लिया है, वाटर है, क्लियर है, और आपने इसमें ले लिया, लिक्विड है और सॉलिड है, और आपने ले लिया आइस के क्यूब्स। यहां पर कुछ आइस के क्यूब्स हैं। अब ये जो आइस के क्यूब है, सभी के शेप इक्वल होंगे जरूरी नहीं है, आपने आइस के क्यूब्स लिया है। क्लियर है? सो आइस के क्यूब्स मतलब हो गया आपका H2O सॉलिड। क्लियर है कि नहीं? और आपने टेम्परेचर इस सिस्टम का लेकर के आया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो व्हाट विल हैपन से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे जाएगा तो ये वाटर धीरे धीरे क्या होगा? आइस बनेगा। यस और नो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही वाटर को लेके जाया जाता है, लिक्विड को लेके जाया जाता है, वो किस स्टेट में चला जाता है? सॉलिड में, दैट इज आइस बनने का कोशिश करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग, है कि नहीं? तो हम कह रहे हैं कि फ्रिज होना चालू करेगा लिक्विड वाटर, और ये जो आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जैक्टली आइस ही रहेगा ऐसा भी नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं और उससे भी ठंडा करना पड़ता है आइस सॉलिड बनने के लिए। तो कुछ सॉलिड जो H2O है, दैट इज आइस जो है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? वाटर पे कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड वाटर पे कन्वर्ट हो रहा होगा। मतलब यहां पर क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? बस स्टेट चेंज हो रहा है। सॉलिड H2O जो है लिक्विड H2O में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड H2O सॉलिड H2O में कन्वर्ट हो रहा है। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको आप फ्रीजिंग कह रहे हैं, और अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मेल्ट कहना कहेंगे। अगर कोई सिचुएशन पे न रेट ऑफ मेल्टिंग इक्वल टू हो जाए रेट ऑफ फ्रीजिंग, रेट ऑफ फ्रीजिंग, इसको हम क्या कह देंगे? सर इक्विलिब्रियम को अटेन कर गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो क्यूब जैसा है वैसा ही बना रहेगा, शेप बदल सकता है क्यूब का, वो अलग चीज है ना। क्यूब था, क्यूब ही रह जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है शेप बदल गया होगा, बट द अमाउंट ऑफ आइस एंड द अमाउंट ऑफ वाटर in phase of liquid, in liquid phase are same, are constant in this situation। जब इक्विलिब्रियम में चला जाता है उस समय अमाउंट भी फिक्स हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो यहां पर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को हम पढ़ रहे थे और इस एग्जांपल से हम समझने का कोशिश करें किए। आगे हम पढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान से समझते चलिएगा। इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है, एग्जाम्पल के लिए आपने वाटर को लिया ना, यहां पर एग्जाम्पल के लिए आप इस चीज को लिख सकते हैं कि H2O सॉलिड
को मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करेंगे तो वाटर बन जाएगा, और H2O लिक्विड को अगर फ्रीज करेंगे तो वापस सॉलिड बन जाएगा, दैट इज आइस बन जाएगा। ये एक एग्जांपल है, आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम पढ़ देते हैं क्या लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एनी प्योर सब्सटेंस, वाटर तो एक एग्जांपल था, फॉर एनी प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर the temperature at which the solid and liquid phases are at equilibrium, टेम्परेचर एट विच, किस टेम्परेचर पर यहां हो रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है। जिस टेम्परेचर क्या हो जाए, रेट ऑफ फ्रीजिंग एंड रेट ऑफ मेल्टिंग इक्वल हो जाए, या फिर यहां पर कह रहा है एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर एट इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट याद रखिएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O आइस, H2O सॉलिड बोलिए, दैट इज आइस, एंड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O लिक्विड कह सकते हैं। फ्रीजिंग किसका हो रहा है, लिक्विड का, और मेल्टिंग किसका हो रहा है, सॉलिड का। तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। किसके लिए, सिर्फ वाटर के लिए कह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या आपको यह बात समझ में आ गया है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का बात। चलिए आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमने जो फिजिकल इक्विलिब्रियम लिया है वो है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्या है, मतलब लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा। एक एग्जांपल पहले समझ लेते हैं और उसके बाद जो है हम थ्योरी को पढ़ देंगे। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास वाटर है H2O, किस फेज में है, लिक्विड में है, और इसको आप वेपर बना रहे हैं, H2O गैस बना रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? वेपर बना रहे हैं मतलब गैस बना रहे हैं। और ये कब पॉसिबल होता है ना, टेम्परेचर क्या है, एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यू नो इट। जब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है तो वो वेपराइज होना शुरू होता है। क्लियर है ना, स्टार्ट होता है, उसी पर सारा वाटर वेपराइज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पानी था 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही पहुंचा तो आप अपना पतीला देख रहे हैं, गायब हो गया सारा पानी, ऐसा नहीं होता। इट स्टार्ट्स एट दैट टेम्परेचर। तो आप कह सकते हैं लिक्विड जब वेपर बन रहा है, मतलब गैस बन रहा है, तो उस जगह को क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ वेपोराइजेशन। रेट ऑफ वेपोराइजेशन। और गैस जब वापस लिक्विड में बदल रहा है, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब दोनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम उस जगह को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। तो लिखेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस बात को समझ में आ गया होगा कि लिक्विड गैस में बदलेगा, गैस लिक्विड में बदलेगा, कोई भी मॉलिक्यूल में चेंजेस नहीं है फिजिकल इक्विलिब्रियम में। यही एक खास बात है। तो चलिए पढ़ते हैं थ्योरी को, क्या लिख रहा है। फॉर एनी प्योर लिक्विड, कोई भी प्योर लिक्विड है, वाटर जैसे कि एक प्योर लिक्विड हमने लिया था, एट 1 atm प्रेशर और 1 बार 1.013 बार, 1 atm और 1.013 बार दोनों इक्वल होता है, आपको पता है, pressure, the temperature at which the liquid and the vapor are at equilibrium is called normal boiling point, of the liquid. Boiling point of the liquid क्या है, boiling point of the water क्या है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आपको पता है। ऐसा स्टेट जिस सिचुएशन में रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जा रहा है, उस स्टेट को कह रहे हैं इक्विलिब्रियम। और उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज हियर वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे बात कर रहा है क्या ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लास 12 में इसका यूज आप देख पाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इस बात पर बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा डिपेंड करता है।
कैसे, ये बात अभी समझाना मुश्किल है, बट एज अ कॉन्सेप्ट अभी ध्यान रखिएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाए, यहां हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लिया है 1 atm या 1.013 बार, तब जाके वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एक बात और, इट डिपेंड्स अपॉन एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, जितना ज्यादा हाइट पे जाएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना डिक्रीज करता जाएगा। हाइट पे जाने से क्या होता है ना, हाइट पे जाने से प्रेशर कम होता है कि ज्यादा होता है, ये बताइएगा। कम होता है। ऊपर जैसे जाएंगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर जैसे ही कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए एल्टीट्यूड मतलब यह है कि अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं और किसी चीज को आपको क्या करना है, बॉयल करना है, वाटर को ही मान लीजिए क्या बनाना है, वेपराइज करना, वेपर बनाना है, तो आपको मुश्किल होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट और क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका। मुश्किल नहीं होगा, फिर कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। अगर ये बॉयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ये कह रहा है एल्टीट्यूड में जाने पर। इट डिपेंड्स अपॉन एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मतलब 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा अगर हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएं तो। क्या आपको ये बात समझ में आ गया है? तो चलिए नेक्स्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या अब हमें देखना है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम में एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि आयोडीन सॉलिड है और ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और आयोडीन गैस जो है वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। तो आप कह सकते हैं न रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है रेट ऑफ डिपोजिशन, रेट ऑफ डिपोजिशन या डीसब्लिमेशन भी बोलते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो इस सिचुएशन को हम क्या बोल देंगे, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम बोल देंगे। और एग्जांपल जैसे कि कैम्फोर आप जानते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, है कि नहीं? बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, यस और नो। तो इसमें ज्यादा कुछ लिखने का था नहीं, हम आपको सीधा सीधी समझा रहे। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम कब कहेंगे, जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलेगा और गैस वापस सॉलिड में बदल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका क्लास 12 से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, यहां से पढ़ करके वहां जाइएगा तो आपको बहुत आसानी लगेगा। क्लास 12 में एक चैप्टर है सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब कोई सॉलिड कंपाउंड को हम क्या करेंगे, किसी लिक्विड में हम घोलेंगे। ये जो एक्चुअली पढ़ना है ये आपका क्लास 12 का टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। हम कह दे रहे क्लास 12 में एक चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन, और उस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है क्लास 12 का, ठीक है। उसमें एक टर्म है सॉल्युबिलिटी, इस चीज को पहले समझिएगा। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी कह रहा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a specific amount of solvent at a particular temperature and pressure is known as solubility of solute at that temperature. What is solubility? Solubility का मतलब, अगर आप पहले एक सॉल्वेंट ले लीजिए। सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है, जिस पर हम सॉल्यूट को घोलते हैं, जिस पर हम किसी चीज को घोलते हैं, और जो चीज घोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, कि अगर आपके पास एक गिलास वाटर है, 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आप 1 चम्मच चीनी घोल पाते हैं, 1 स्पून ही शुगर घोल पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस वाटर का सॉल्युबिलिटी क्या है, 1 स्पून ऑफ शुगर। सॉल्युबिलिटी का मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड यू कैन डिसॉल्व ऑन दैट सॉल्वेंट, इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी। माने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ये फिक्स होता है किसी भी सॉल्वेंट के लिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। आपको पता है कि अगर 1 गिलास पानी है आपके पास, आप 2 चम्मच चीनी पहले घोल पा रहे थे, तो अगर उसी गिलास में जो पानी है उसको थोड़ा सा गर्म कर दें तो आप 3 चम्मच चीनी घोल पाइएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं समझने के लिए। तो टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ घट सकता है, ये बात आप कंफर्म कर ले, जो हम डिटेल में सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 में लेंगे। फिलहाल सॉल्युबिलिटी का मतलब आप समझ गए कि कोई सॉल्यूट
कितना घुल सकता है किसी एक गिवन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझा पाए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, क्लोज है ऑब्वियसली, और इस पे आपने ले लिया है वाटर, आपने ले लिया है वाटर, ये है लेवल ऑफ वाटर, क्लियर है कि नहीं है। अब इस वाटर में आप क्या घोलना चाह रहे हैं, बाहर से, आप बाहर से क्या किए, आप शुगर डालना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आपने 1 चम्मच शुगर डाला, घोल दिया, आराम से घुल गया, 2 चम्मच डाला, घुल गया, 3 चम्मच डाला, घुल गया। ऐसे करते 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 आप तब तक घोल रहे हैं जब तक ये सॉल्यूशन जो तैयार हो रहा है शुगर और वाटर के बीच क्या ना हो जाए, सैचुरेटेड ना हो जाए। क्या ना हो जाए, सैचुरेटेड। अब ये एक नया टर्म आ गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन होता है कि उस सॉल्वेंट में अब और कोई सॉल्यूट नहीं घुल सकता है। मैक्सिमम सॉल्यूट को आप घोल चुके हैं, चीनी जितना घोलना था आपको पानी में घुल चुका है। अब अगर चीनी डालिएगा तो वो बिना घुले ही नीचे जाकर के बैठ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, दैट इज सैचुरेटेड। इसका मतलब इस सैचुरेटेड कंडीशन में जाने के बाद आप अगर कोई चीनी को आप डालेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, घुलेगा नहीं, घुलेगा, लेकिन कहां जाएगा फिर, अरे भाई घुलेगा भी, और जो घुला हुआ है वो वापस सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अभी यहां पर चीनी का पार्टिकल है, हां सर घुला हुआ पार्टिकल है, चीनी का ये पार्टिकल है, क्लियर है कि नहीं, वाटर है और शुगर के पार्टिकल्स हैं जो कि घुला हुआ है। तो जो घुला हुआ शुगर के पार्टिकल्स है उसको हम लिख रहे हैं शुगर, शुगर जो कि किस में घुला हुआ है, पानी में, तो ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं एक्वस। it will comes back to form sugar solid। और जो शुगर सॉलिड आपने डाला है एक्स्ट्रा सैचुरेशन के बाद, वो शुगर सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, आपका शुगर एक्वस में। मतलब जो घुला नहीं है वो जाके घुलेगा, और जो घुला हुआ वो वापस शुगर क्रिस्टल बनाएगा, शुगर क्रिस्टल बनाएगा। मतलब यहां पे 2 प्रोसेस हो रहा है कि सर शुगर जाके घुल रहा है और जो घुला हुआ है वो वापस शुगर बन रहा है। तो आप कौन सा प्रोसेस का क्या नाम देंगे, जब शुगर जो घुला हुआ है वो सॉलिड में बन रहा है तो मतलब क्रिस्टल बन रहा है शुगर का, तो क्रिस्टलाइजेशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर होना चाहिए रेट ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर यहां पर हाँ डिसोल्यूशन बोलिए वो बेटर होगा। क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया, रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, जो सॉलिड घुल जा रहा है वो डिसोल्यूशन है, और जो घुला हुआ शुगर है सॉलिड है वो वापस क्रिस्टल बन रहा है, दैट इज रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एंड इट इज ओनली पॉसिबल आफ्टर सैचुरेशन। ध्यान रखिएगा, सैचुरेट हो चुका है सॉल्यूशन उसके बाद ही ऐसा हो सकता है, याद रखिएगा आफ्टर सैचुरेशन, आफ्टर सैचुरेशन जो है ये पॉसिबल होता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्लियर है कि नहीं है। अब हम देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस को जब हम लिक्विड में घोलते हैं तब क्या सिचुएशन होता है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी लिक्विड में गैस को घोलना है तो दिमाग चकराने लगता है कि भाई लिक्विड में भी गैस घुला हुआ रहता है। आपको पता है लिक्विड में अगर गैस नहीं घुला हुआ रहता तो एक्वेटिक लाइफ ही नहीं होता है ना। मतलब ऑक्सीजन गैस समुद्र के नीचे तक अवेलेबल है, बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स H2 एज वेल एज O2, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो पक्का वाटर में क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो इट हैज अ प्रूफ कि हाँ किसी भी लिक्विड में गैस घुल सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट आए कि हमें किसी लिक्विड में अगर ज्यादा से ज्यादा गैस घोलना हो तो क्या करना होगा, जितना घुला हुआ है उससे काम नहीं चल रहा, हमें ज्यादा गैस घोलना है तो क्या कर सकते हैं। उसके लिए एक साइंटिस्ट है, नाम है हेनरी, फिर से कह रहे हैं
हेनरी लॉ जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है। तो यहां जस्ट आपको हिंट ही मिलेगा और कुछ नहीं। और शुरू में ही बोल चुके हैं ये जो फिजिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टिव से। हाँ, जेई में कई बार सवाल आए हुए हैं, इसीलिए मैंने ये चीज आपको दिया हुआ है। सॉरी, नीट में भी आया हुआ है, जेई और नीट दोनों में देगा। जेई मेंस में तो ज्यादातर, एडवांस में सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम से ही देखने को मिलता है एडवांस में सवाल, क्योंकि अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं उससे। तो ये कहां पर पढ़ेंगे आप? सॉल्यूशन चैप्टर में। तो हिंट करके लिख के रख लीजिएगा कि सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12 का, वहां पर आपको ये हेनरी लॉ देखने को मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो क्या कहता है ये? हेनरी कहता है, ध्यान दीजिएगा, इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन mass of solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent। मान के चलिए कि आपके पास एक कंटेनर है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, समझ में आ रहा है? और इसमें आपके पास एक लिक्विड है, इस लिक्विड में कुछ गैस घुले हुए हैं और आप चाहते हैं और ज्यादा गैस घुले। तो जिस गैस को घोलना है आप उस गैस के पार्टिकल को यहां पर रखें और क्या करें? प्रेशर डालें ऊपर से। कैसे प्रेशर डालेंगे? एक काम कीजिए, यहां पिस्टन लगा दीजिए, पिस्टन लगा दीजिए, यहां पर पिस्टन लगा दीजिए और पिस्टन लगा करके ऊपर से प्रेशर डाल दीजिए। जैसे जितना ज्यादा प्रेशर आप डालिएगा ये सारे पार्टिकल्स जो आपको इस लिक्विड के बाहर दिख रहे हैं वो धीरे धीरे घुलता जाएगा। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर ही जो डिसॉल्व्ड मास ऑफ द गैस है उसके प्रोपोर्शनल है। कौन कह रहा है? हेनरी कह रहा है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से सॉल्युबिलिटी बदल जाता, आपको पता है। तो फिलहाल सॉल्युबिलिटी तो है कि ये गैस कितना सॉल्युबल है किसी लिक्विड में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये हेनरी बताता है। अब जब यहां पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहां पर एक कांस्टेंट लग जाता है। प्रोपोर्शनलिटी हटने से एक कांस्टेंट लग जाता है KH। इसे हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। थोड़ा आगे पीछे लिख दिया आपने, इस चीज को ठीक से लिखिएगा ना। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मास कितना ज्यादा होगा, डिसॉल्व होगा, मास कितना गैस में घुलेगा वो डिपेंड करता है प्रेशर पे, ना कि प्रेशर मास पे। गलती से लिख दिया था प्रेशर मास। मास डिपेंड करता है प्रेशर पे। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट इनटू P। P इज द प्रेशर अबव द गैस। ये गैस को आपको घोलना है, उसके ऊपर में कितना प्रेशर लगा हुआ है वो है। ये हेनरी कांस्टेंट क्या है? फिर से कह रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे ज्यादा आप यहां पर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम को हमको शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें क्या याद रखने वाले बातें हैं तो वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। बस इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको पॉइंट वाइज याद रखिएगा, सवाल आपको बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको हम लोग पॉइंट वाइज लिख लिए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। बस उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। फिजिकल इक्विलिब्रियम आपका समाप्त होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इक्विलिब्रियम इज ओनली पॉसिबल इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। एट अ गिवन टेम्परेचर, तो ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए। ये बात हम लोग को पहले से पता है। टेम्परेचर नहीं बदलता है फिजिकल इक्विलिब्रियम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिक्स है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ना इक्विलिब्रियम आएगा। फिर वो टेम्परेचर अगर बदल दीजिएगा तो इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो पाएगा। फिर या तो वो रिएक्शन आगे की तरफ चला जाएगा, ये पीछे की तरफ आ जाएगा। बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट सेम रेट एंड देयर इज अ डायनामिक बट स्टेबल कंडीशन। बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस, इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है कि गैस से सॉलिड बन रहा है, सॉलिड से गैस वापस बन रहा है। दो प्रोसेस हो रहा है यहां पर और दोनों रिवर्स प्रोसेस है, दोनों ऑपोजिट प्रोसेस है। तो दोनों का बनना मतलब गैस से सॉलिड बनना और सॉलिड से वापस गैस बनना, दोनों ही एक ही रेट से होगा। मतलब क्या है? डायनामिक नेचर का है, मतलब कुछ तो हो रहा है बट हमें ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी तो नहीं हो रहा है। जितना गैस से लिक्विड बन रहा है, जितना गैस से सॉलिड बन रहा है, सॉलिड से उतना ही गैस बन जा रहा है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो डायनामिक होता है बट स्टेबल होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि अनस्टेबिलिटी है, नहीं, डायनामिक है बट स्टेबल है। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट।
जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है सिस्टम का वो सारे कांस्टेंट होते हैं। तो किसी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कौन कौन से मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं? सर प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्लियर है कि नहीं है? तो कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ लिक्विड अगर रहता है तो, बाकी अगर गैस सॉलिड के बारे में बात हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं, गैस के बारे में बात होता है तो प्रेशर पे चले जाते हैं, और सॉलिड के बारे में तो कोई बात करना ही बेकार है। आगे बात करते हैं। When equilibrium is attained for physical process, जब किसी फिजिकल प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, it is characterized by constant value of one of its parameter at a given temperature. One of its parameter at a given temperature. भाई टेम्परेचर तो फिक्स है ही, ये बात तो फिक्स है। बाकी और क्या फिजिकल प्रोसेस में हो सकता है? सर प्रेशर पे डिपेंडेंसी हमने देखा थोड़ा देर पहले कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर है हो गया। हो सकता है वॉल्यूम के बारे में बात हो, या तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाए या तो वॉल्यूम। टेम्परेचर फिक्स है, कांस्टेंट होना ही है, उस पर बात ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए बोल रहा वन ऑफ इट्स पैरामीटर एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी दिए हुए टेम्परेचर पर उसका कोई एक पैरामीटर कांस्टेंट होगा, या तो प्रेशर हो जाए या तो वॉल्यूम हो जाए, जो भी पैरामीटर हो वो एक कांस्टेंट होगा अगर वो फिजिकल इक्विलिब्रियम को अटेंड कर रहा है तो। सो दिस इज द एंड वर्ड ऑफ दिस टॉपिक। फिजिकल इक्विलिब्रियम यहीं पर समाप्त होता है, और आपका लिए ये खुशखबरी है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए अब हम तैयार हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर जेईई नीट एग्जामिनेशन। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई सजेशन है, अगर कोई टॉपिक्स डाउट में रह गया है, अगर कोई क्वेश्चन आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ज्यादा ज्यादा एक ही बात कहेंगे, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।